नमस्कार। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य में गो मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट की डिवीजन बेंच ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि वो हर जिले की पुलिस से आदेश की तामील करवाए। अदालत ने अपने फैसले में प्रशासन से ये सुनिश्चित करने को भी कहा है कि राज्य में कहीं भी गो मांस की बिक्री तो नहीं हो रही। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने बीफ यानी कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य में गोमांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट की डिवीजन बेंच ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि वो हर जिले की पुलिस से आदेश की तामील करवाए। अदालत ने अपने फैसले में प्रशासन से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्य में कहीं भी गोमांस की बिक्री नहीं हो। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई है। गौरतलब है कि राज्य में दुधारू पशुओं की खरीद फरोख्त और हत्या पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। कोर्ट का मानना है कि इस ओर नियमों का उल्लंघन होने के साथ ही समाज के एक हिस्से की भावनाओं को भी ठेस पहुंचता है। गोमांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर वकील परिमोक्ष सेठ ने 2014 में जनहित याचिका दायर की थी। 1932 में बना था कानून। राज्य में गौहत्या और इसके मांस की बिक्री पर बैन राजा महाराजा के समय लगा था। 1932 में इसे लेकर कानून बनाया गया। इसका उल्लंघन करने पर 10 वर्ष का कारावास और पशु के दाम से 5 गुना जुर्माने का भी प्रावधान था। यही नहीं, दुधारू पशुओं का मांस रखना और इसकी बिक्री अपराध है। इसमें 1 साल का कारावास और 500 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। इन राज्यों में गोमांस पर बैन है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम और आंध्र प्रदेश में गोमांस पर बैन है। इनमें से कुछ राज्यों में भैंस या बैल का मांस बैन नहीं है, बशर्ते इसके लिए स्थानीय प्रशासन से इजाजत हो या जानवर बीमार हो। इन राज्यों में गोमांस बेचा और खाया जा सकता है। केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में गोमांस पर बैन नहीं है। पश्चिम बंगाल में गाय या भैंस के मांस के लिए फिट फॉर स्लॉटर होने का सर्टिफिकेट जरूरी है। हालांकि बाकी राज्यों में इस तरह का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय पहले आपसे कराते हैं। हमारे साथ मुकेश बाजपेयी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ ओम वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ परम पूज्य गोपाल मणि जी महाराज हैं, प्रथम गो कथाकार हैं। और हमारे साथ कुलदीप भंडारी जी हैं, समाज से भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले गोपाल जी, सवाल मेरा आपसे ही, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, भारतवर्ष में जो होना चाहिए वो जम्मू कश्मीर सरकार ने और वहाँ जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है बहुत उचित है। इस देश में कभी भी गौ मांस नहीं खाया जाता था। इस देश में जब मुगलों का राज्य था तब भी गौ हत्या पर प्रतिबंध था। इसलिए ये तो बहुत ही सुंदर हुआ है और हम जम्मू कश्मीर जो कोर्ट ने ये फैसला दिया है उसे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और भारतीय संस्कृति की ये रक्षा हो रही है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। और माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि। और यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जो मनुष्य है उसके लिए मांसाहार किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य की आंतें हैं वो मांस को पचाने में सक्षम नहीं है। बनाने वाले ने, विधाता ने, सृजनहार ने संसार में 2 प्रकार के प्राणियों का सृजन किया है, एक मांसाहारी और एक शाकाहारी। इनमें मूल जो भेद है, जो शाकाहारी प्राणी है वो ओंठों से पानी पीता है और जो मांसाहारी प्राणी है वो जीभ से पानी पीता है। मनुष्य जो है वो ओंठों से पानी पीता है, इसलिए किसी भी प्रकार से उसकी आंतों में बनाने वाले ने ये योग्यता नहीं बनाई है कि वो मांस को पचा सके। इसलिए पहली बार जम्मू कश्मीर में जो ये निर्णय लिया गया है कि गौ मांस पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसका पूरे देश में इसके लिए उत्साह और उत्सव मनाया जाना चाहिए। और वहां जो कोर्ट ने फैसला दिया है उसको चारों ओर से बधाइयां मिलनी चाहिए। जी जी महाराज जी। कुलदीप जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जहां पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है लेकिन वहां पर इसका राजनीतिकरण ज्यादा किया जा रहा है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि अभी पूज्य गोपाल मणि जी ने कहा है जी कि इस पे बिल्कुल ही पाबंद लगाना चाहिए। जी जब जम्मू कश्मीर में जहाँ मुस्लिम एरिया ज़्यादा है वहाँ ये पाबंद लग गया, तो जी हमारे इधर जहाँ दिल्ली हो गया, जैसे इधर हो गया, तो यहाँ भी सब जगह ये है पाबंद लगा देना चाहिए। जी और मैं तो शुरू से ही जी गोरक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने जो है पहली रोटी गाय के लिए जो बिल्कुल बनती है निकाली पहले जाती से है। शुरू जी से चला आ रहा है, तो वो भी हमने एक रिक्शा लगा रखा है जी अपने एरिया में पूरा में कि यहाँ भी पहली रोटी गाय के लिए, ताकि लोगों का जो है गाय के प्रति विश्वास आस्था वो विश्वास जुड़े आगे रहे। बढ़ता जी रहे। बिल्कुल। हाँ, तो यही अब मेरा कहना है कि मैं गोपाल मणि जी की बातों से भी सहमत हूँ, और जो जम्मू कश्मीर ने जो ये कानून पास करा है उसके लिए तो मैं बहुत बहुत जी धन्यवाद करता हूँ ओम वर्मा जी, इसको क्यों राजनीतिकरण किया जा रहा है? क्योंकि कहा यह जा रहा है दुधारू जो पशु होते हैं उनका मांस नहीं खाना चाहिए। क्यों इसको गाय से एक विशेष दल से जोड़ के देख रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि इस तरह के प्रतिबंध गलत है? इस तरह की प्रतिक्रियाएं क्यों फिर? देखिए कि वो हत्या पे प्रतिबंध लगाना हर तरीके से उचित है। जिस देश में पूजा की जाती है, माता माना जाता है, उसको हत्या उसकी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक राजनीतिकरण की बात है, तो आज देखिए, आज देश में कई ऐसे दल हो गए हैं जो किसी भी प्रकार से उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, सत्ता तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। वो एक विरोध के नाम पर अपनी स्थिति या फिर अपनी कहिए कि राजनीतिक स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। वो सिर्फ उनका विरोध जो है सो विरोध के नाम पर है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ एक वर्ग होता है जो कि उस फैसले का विरोध करता है। ऑब्वियसली कि कोई एक फैसला आता है तो उसके विरोध में के भी स्वर उठते हैं। तो उन लोगों को एक साथ करके एक राजनीतिक प्रहार से विरोध के लिए कि हम आपके साथ हैं, उनका कोई उससे लगाव नहीं होता है उन सब चीज़ों से। वो सिर्फ एक विरोध को विरोध के नाम पे करते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं, कोई इसका वजूद नहीं। जी मुकेश जी, याद होगा कि प्रधानमंत्री ने भी पिंक क्रांति का जिक्र किया था, और जिस तरह से उन्होंने ये पहल की थी कि इस तरह से नहीं काटा जाना चाहिए, इस तरह से गोमांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए, उसी दिशा में बढ़ता हुआ आगे कदम है। हालांकि लोकतांत्रिक हमारा देश है, विपक्ष हमारा मजबूत है, उसे भी अपनी बात कहने का हक है, लेकिन अन्यथा बातों पर इस तरह से प्रतिक्रिया जो आ रही है या इसको एक राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, हमारे देश में परंपरा रही है, हमारे बहुत सनातन धर्म में बहुत पहले से गाय को माता माना जाता है। और जहाँ पे देखिए, पहले तो ये था कि बहुसंख्यक की भावना थी, हमारे देश बहुसंख्यक हिंदू हैं तो उनकी भावना की कदर की जानी चाहिए। दूसरा, आज इसका कानूनी पहलू भी आ गया। अब तो कानूनी मान्यता भी प्राप्त हो गई कि गाय को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। गाय का अगर कहीं पे इस तरह का होता है तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और अभी तक सेंटिमेंट के ऊपर, अब कानूनी तौर पर भी हम ये चाहेंगे कि इसको भी और राज्य भी लागू करें, और राज्यों में भी ये लागू हो जहाँ पे अभी तक नहीं है। जहाँ तक हमारी बात है, देखिए, हम ये चाहते हैं कि जब हम अल्पसंख्यकों के कुछ बातों पे ध्यान रखते हैं, तो मुसलमान भाइयों से भी हम ये अनुरोध करते हैं कि वो भी अपने बहुसंख्यक भाइयों का आदर, भावना का आदर करते हुए वो भी इस चीज़ को महसूस करें कि भारत जैसे देश में, जिसमें कि गाय को एक माँ का दर्जा प्राप्त है, उसमें इस कृत्य को ना करा जाए, ना होने दिया जाए, ना गाय का मांस खाया जाए। जी बिल्कुल महाराज जी, यही कहा जाता है कि एक माँ की संज्ञा दी गई है गाय को, और कहते हैं कि सारे देवी देवताओं का निवास उनमें होता है, हर एक चीज़ उनकी गुणकारी है, उपयोगी है। जिस तरह से ठीक है वो दूध दे रही है, दही मक्खन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सारी ये चीज़ें हैं, बावजूद उसको अगर इस तरह से कुछ लोग जोड़कर देख रहे हैं कि नहीं, ये तो राजनीति हो रही है, इस पर मोदी सरकार आ गई है इसलिए इस तरह किया जा रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक समाज में एक मैसेज जाना भी ज़रूरी है, बच्चों को ये समझाना भी ज़रूरी है कि गाय की हम पूजा करते हैं, उसका जो स्थान है वो सर्वोपरि है। राजनीति में अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि जिसको एक पक्ष ने स्वीकार कर लिया तो दूसरा पक्ष उसको नकारेगा, ये उसका स्वभाव होता है। लेकिन अगर हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, जैसे गाय की पीठ पर हाथ फेरने से बीपी नॉर्मल हो जाता है। गाय का जो गौमूत्र है वो संपूर्ण व्याधियों की औषधि है, और गाय के सींग पर हाथ फेरने मात्र से क्रोध खत्म हो जाता है। गाय की पूंछ पे ऐसी तरंगें निकलती हैं कि उसके झाड़ने से अनेकों व्याधियां दूर हो जाती है। इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे वो परम वैज्ञानिक थे, और वो रिसर्च करते थे इसलिए उनको ऋषि बोलते थे, वो मनन करते थे इसलिए उनको मुनि बोलते थे। उन्होंने जो वेदों में लिख दिया कि गावो विश्वस्य मातरा, और अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही देखें
तो भी गाय के अंदर एक विशेषता है। गाय अगर किसी जहरीले पदार्थ को खाती है तो वो उसे अपने दूध में, अपने गौमूत्र में, अपने गोबर में उसको बाहर नहीं निकालती है, बल्कि अपने शरीर में उसको ऑब्जर्व कर लेती है। इसलिए अभी वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया है, गाय को थोड़ा थोड़ा इंजेक्शन लगा करके, जहर का थोड़ा थोड़ा लगा करके देखा गया है कि 2 महीने के अंदर गाय के गले में एक गुठली हो गई है। बाद में उस गुठली से निकाल करके परीक्षण किया गया तो उसमें देखा गया कि वो जो जहर है वो गाय के गले में रखा गया। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि भगवान शंकर जहर को अपने गले में धारण करते हैं। तो ये तो किसी भी दृष्टिकोण से देखो, गाय का मांस खाना तो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए बहुत अच्छा इस समय देश के अंदर माहौल बन रहा है, तरंगें निकल रही हैं, क्योंकि हर चीज की तरंगें अपना असर करती है, प्रभाव करती है। तो जो आज इस देश के अंदर गौ माता को लोग समझ रहे हैं और कोर्ट को भी ऐसा फैसला देने में जो है बहुत ऐसा फैसला निकल रहा है, तो ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और इस कार्य को किसी भी प्रकार से राजनीति की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखो, धार्मिक दृष्टिकोण से देखो। जैसे बहुसंख्यक समाज है इस देश में, 80 करोड़ लोग हैं भारतवर्ष में जो गौ को माता कहते हैं, तो किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा गया है कि हम दूसरे व्यक्ति के दिल को दुखाएं। जिससे दूसरे के दिल को दुख होता है, उस वैसे धर्म के पालन करने में कहां धर्म है। इसलिए ये बहुत उचित निर्णय हुआ है और इसका चारों तरफ जो है इसका समर्थन होना चाहिए। जी ओम वर्मा जी, इसको अगर हम कानूनी तौर पर समझें, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि सरकार इस तरह के फैसले थोप रही है तो वो गलत होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट अगर ये फैसला लेती है और कोर्ट कानून हमारा सर्वोपरि है, उसका हमें सम्मान करना पड़ेगा, उसमें कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, राजनीति तो कतई नहीं होनी चाहिए। और अब ये कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया है तो उसका फिर हर राजनीतिक दल को उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी देखेंगे कि विरोध के स्वर कहीं ना कहीं आपको उठ रहे हैं। और ये भी देखिए, कई बार हम लोग पढ़ते थे कि वो विरोधी जो है सो उसमें तर्क देते हैं कि ये हमारी स्वतंत्रता के खिलाफ है, स्वतंत्रता का हनन है, हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। हम लोग शुरू में स्कूल में पढ़ते थे कि जो है स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं कि हम अगर सड़क पे जाए तो हेलमेट को निकाल के बाहर फेंक दें और बिना हेलमेट के सड़क पे जाएं और ये कहें कि ये तो हम तो स्वतंत्र हैं, है ना। तो इसका अर्थ ये नहीं होता। स्वतंत्रता का अर्थ एक अनुशासन है, कानून का राज है और सरकार है। और सरकार वो है जिसकी भी पार्टी की सरकार है, कोई भी संगठन है, अगर सरकार है तो उस सरकार को आपको सरकार मानना पड़ेगा, उनके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। और साथ में ये देखना पड़ेगा कि ये जो फैसले हैं वो देश हित में है, लोगों के हित में, भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आप किसी की हत्या करके, आप गाय की हत्या जिसे लोग पूजते हैं, उसकी हत्या करके आप खाते हैं, कितनी शर्मनाक चीज़ है। और देश में ये हो रहा है। कुलदीप जी, भावनाओं का देश कहलाता है हमारा भारत, लेकिन साथ में ये है, अगर हमारी भावना, आस्था किसी चीज़ से जुड़ी है, उसका साइंटिफिकली रीज़न भी होता है। अगर गो पूजा की जाती है, गाय की पूजा की जाती है, और ये भी कहा जाता है वही चारा, वही चीज़ें दूसरे पशु खाते हैं, लेकिन फ़ायदेमंद गाय ही हमारे लिए होती है। उसका दूध हो, उससे जितनी चीज़ें बनती हों, उसका गोबर हो, गौमूत्र हो, हर एक चीज़ साइंटिफिकली भी ये चीज़ साबित हो चुकी है। फिर तो कम से कम इन बातों का विरोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा कि भगवान कहने वाले सिर्फ कृष्ण भगवान ही थे जो अपने आप को कहते थे कि मैं भगवान हूँ, और वो भी गाय की पूंछ पकड़ के चलते थे जी। वो भी गाय को पालते थे। गाय को पालना क्या, गाय उनको पालती थी या वो गाय को पालते थे। और आपने कभी भी देखा होगा गोपाल, सिर्फ किसी का भी जो नाम लिखा होता है वो गोपाल, भैंसपाल किसी का नाम नहीं लिखा होता है। तो गोपाल एक कृष्ण भगवान का ही नाम था गोपाल, क्योंकि वो गाय को पालते थे, गाय को मानते थे। जब हमारे भगवान गाय को मानते थे तो हम क्यों नहीं माने जी, और क्यों उनका हम अनादर करें गाय का। जी, गाय से इतनी जो मिल रही है दूध, दही, घी, जो एक माँ से जो मिलता है, माँ का जैसे दूध मिलता है वैसे ही सेम गाय का भी दूध मिलता है। तो माँ का दर्जा इसीलिए जो गाय को दिया गया है, और इनका वो अपमान नहीं होना चाहिए। जी मुकेश जी, इस चीज़ को हम किस तरह से समझें, क्योंकि महाराष्ट्र की बात की जाए या फिर राजस्थान की, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार है, और जिस तरह से 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए बैन लगा दिया जा रहा है, गोमांस की बिक्री नहीं होगी जो कहा जा रहा है, इसको लेकर भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
नहीं, देखिए इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे बैठा हूँ एक हिंदू के नाते, और मैं आज गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि देखिए हम गाय को माँ के साथ साथ एक भगवान का दर्जा देते हैं। और दूसरी बात, अभी गुरुजी ने बहुत अच्छा समझाया कि साइंटिफिक प्रूव हो चुका है कि गाय के अंदर कुछ ऐसी जरूर विशेषता है कि जिससे उनका मूत्र, उनका मल और हर चीज उनकी जो है पवित्र है, और हर चीज से मनुष्य को, प्राणी को फायदा होता है। इस चीज में कहीं पे भी कोई अब कहीं संशय मात्र की जगह है ही नहीं। तो इस चीजों को देखते हुए राजनीति नहीं होनी चाहिए इस पे। और ये सिर्फ एक जम्मू कश्मीर में नहीं, हमारा मानना है कि पूरे देश में, लेकिन जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको भी ये समझना चाहिए कि बहुसंख्यक की भावना क्या है, और वो किस रूप में गाय का दर्जा देते हैं, किस रूप में पूछते हैं, अपनी माँ के रूप में पूछते हैं। तो उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि हाँ, हम इनके इस उसमें हम भी इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और इसमें किसी भी कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी हो, इसमें कहीं पे भी बिल्कुल भी, क्योंकि ये पुराणों से लिखा आ रहा है, ये वेदों में लिखा हुआ है कि गाय हमारी माता है, गाय को पूजा जाता है। तो इसमें तो कहीं कोई राजनीति होने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। ओम वर्मा जी, जम्मू कश्मीर से निकलते हुए हम मुंबई में आते हैं। मुंबई में ये कहा जा रहा है कि जैन पर्युषण पर्व मनाया जाएगा, इसलिए 4 दिन के लिए, 7 दिन के लिए बैन कर दिया जाएगा। और नाराजगी बाकी दलों में, लोगों में इसी बात को लेकर है कि एक तरह से इसको, दोनों पहलुओं को हम छुएंगे, क्योंकि किसी का ये रोजगार है, किसी के घर की रोजी रोटी इससे चलती है। आप ये कह रहे हैं 4 दिन हम बंद कर देंगे। जैन समुदाय का अगर आप विशेष ख्याल रख रहे हैं तो एक अल्पसंख्यक ही समुदाय है, लेकिन उसकी एक अनदेखी की जा रही है। इसमें राजनीति नजर आ रही है लोगों को। नहीं, अनदेखी मुझे नहीं लगता है किसी की अनदेखी की जा रही है। 4 दिन के लिए अगर प्रतिबंधित किया गया है, तो अगर जिनको बहुत ऐसा खाने का शौक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर ऐसा लगता है कि वो इसको खाए बिना रह नहीं सकते हैं, तो उनको पहले वो उसके लिए स्टॉक भी चीज़ों को कर सकते हैं। और जहाँ तक राजनीति की बात है, आपने देखा कि वहाँ पे शिवसेना सरकार में सहभागी है, और वहाँ पे किस तरीके से चुनाव के समय जो है सो दोनों के रिश्तों में खटास आई थी। और आप देखिए, सरकार बनने के बाद भी शिवसेना सरकार के फैसलों पर, राज्य सरकार के फैसलों पर किसी न किसी चीज़ों को लेकर के हमेशा प्रश्न खड़े करती है। आज देखिए कि मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ता है, जो कि उनको उग्र माना जाता है। कई बड़े, उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जो है सो कई बड़े ऐसे कांड भी किए हैं। तो उन लोगों ने विरोध स्वरूप जो है सो आज वो मांस बेचा है वहाँ पर, इस तरीके से करके जो है सो। तो ये एक प्रकार से सरकार के फैसलों को, सरकार को चिढ़ाने की एक तरीके से रणनीति है कि हम किसी तरीके से सरकार के फैसलों लागू ना हो दें, उनको चिढ़ा दें। और तो बिल्कुल लेकिन इसका जो है सो कोई मतलब नहीं है। राज्य की जो जनता है, जिसकी सरकार अभी है वहाँ पे, तो लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, भावनाओं को, लोगों को आदर करनी चाहिए। हम लोग जो है सो तमाम त्योहारों में एक दूसरे के चीज़ों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिल करके एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो इस तरीके से समाज के अंदर ये पार्टियां वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। इस वैमनस्यता को किसी भी तरीके से रोकना होगा। ये समाज में आगे के लिए खतरनाक है। आगे एक दूसरे को, मुझे तो सीधा सीधा ये लगता है कि ये लोगों को एक तरीके से लड़ाने की, लोगों को डिस्टर्ब करने की साजिश हो रही है। और सरकार को इस चीज़ों को इस एंगल से देख करके इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए इन लोगों को। जी महाराज जी, ऐसे में क्या लगता है, जो समाजसेवी संगठन है या आप जैसे लोग हैं जो लोगों को जागरूक करते हैं, क्या जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को समझाया जा सके, या फिर कोर्ट से ही इस तरह से जम्मू कश्मीर में एक आदेश जारी कर दिया गया है, बाकी राज्यों में भी इस तरह से आदेश जारी कर देने चाहिए क्या? बिल्कुल, ये तो सभी राज्यों में, क्या केंद्र सरकार को इस कानून को बना दिया जाना चाहिए। और इस देश में जब ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाती थी, जब इस देश को पूरे विश्व का गुरु का पद प्राप्त था, तब इस देश में सोने के सिक्के हुआ करते थे, स्वर्ण मुद्राओं पर गौ और बैल का चिन्ह अंकित हुआ करता था। इस देश में गाय को माता के पद पर सुशोभित किया जाता था। इसीलिए हमारे यहाँ माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि कहा गया। तो हमारा तो केंद्र सरकार से ये आग्रह है, ये निवेदन है कि अविलंब गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर बिठाया जाए। और हम पूरे देश के अंदर सरकार के द्वारा भी, और जो हमारे वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, भारतीय संस्कृति में लिखा है कि गाय को हमने हमेशा माता के रूप में देखा है। तो ये सरकार का भी कर्तव्य बनता है। जैसे कि अभी गुजरात में गुजरात सरकार ने कुरान का उल्लेख करते हुए बताया कि भाई कहीं भी गौ मांस खाने की अनुमति नहीं दी गई है।
क्योंकि किसी भी संत ने किसी भी मजहब में गौ हत्या की बात नहीं कही गई है। ये तो व्यक्तिगत हमने आपस में संघर्ष करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बनाई है। इसलिए सारे समाज को जागृत किया जाए और यह बताया जाए कि विश्व का गुरु भारतवर्ष तब था जब भारत में गौ को माता के रूप में देखा जाता था। इसका प्रचार किया जाए, इसका जन जागरण किया जाए, हर व्यक्ति को इस बात की जानकारी हो, क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब सारा समाज जानेगा तो कोई इसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और रहना चाहता था। तो जैसे हम गौमूत्र पीते हैं तो उससे शुगर की बीमारी खत्म हो जाएगी, जैसे हम गाय की पीठ पर हाथ फेरते हैं तो उससे हमारा बीपी नॉर्मल हो जाएगा, जैसे हम गौमूत्र से अनेकों व्याधियों को दूर कर सकते हैं। गौमूत्र पीने से किडनी ठीक होती है, गाय का दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती है, गाय का घी खाने से गौ घृतम वै आयु में बढ़ोतरी होती है। गाय का घी नाक में डालो तो उससे जुकाम ठीक हो जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, कान में डालो तो कान का दर्द ठीक हो जाएगा। गोबर के कंडे जला करके उस राख से दंत मंजन करो तो वो दांतों का दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये सारी बातें अगर पूरे देश में इसका प्रचार किया जाए तो हर व्यक्ति किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का, किसी भी संप्रदाय का हो, जब वो गाय के बारे में जानेगा, अभी लोगों को पता ही नहीं है कि गाय क्या है, वो गाय को पशु के रूप में देखते हैं। हमारे यहाँ गाय को कभी पशु के रूप में देखा ही नहीं गया। हमारे ऋषि जो है वो राम कृष्ण की उपासना नहीं करते थे, वो तो गाय की उपासना करते थे। इसलिए ऋषियों का नाम जैसे वशिष्ठ है तो वशिष्ठ का अर्थ क्या होता है? जिसने इष्ट के रूप में गाय को स्वीकार कर लिया है। जैसे गौतम है, गौतम किसको बोलते हैं? जिसने गाय की कृपा से अपने जीवन का अंधकार दूर कर दिया है। जैसे जमदग्नि है, जिसने काल को भी पराजित कर दिया है, वो जमदग्नि ऋषि है। किसकी कृपा से? कामधेनु गौ माता की कृपा से। इसलिए इस देश में गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर बिठाया जाना चाहिए और पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण बनना चाहिए जिससे हर व्यक्ति गौ की महिमा से परिचित हो। और जब हर व्यक्ति गौ की महिमा से, जो 125 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, वो जब गौ महिमा से परिचित होंगे तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति, जब मुगल बादशाह इस देश में राज करते थे तो उन्होंने भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था और अकबर बादशाह नित्य गाय का दूध पीता था। और अकबर के राज्यसभा में, उनके दरबार में एक बार उन्होंने सवाल किया था कि दूध किसका सबसे अच्छा होता है, तो किसी ने कह दिया था कि गाय का दूध सबसे अच्छा होता है। तो अकबर ने उसको डांटा, कहा गाय का दूध दूध नहीं है, गाय का दूध तो अमृत है। तो जहां मुगल बादशाह भी गाय को दूध अमृत कहते हैं, आज व्यक्ति को यह पता नहीं है कि गाय वास्तव में पशु नहीं है। पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है। इस बात का प्रचार प्रसार पूरे देश में किया जाए। केंद्र सरकार गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर बिठाए और पूरा देश का माहौल अच्छा हो जाएगा और फिर से भारत विश्व का गुरु बन जाएगा। जी महाराज जी को जो हमारे दर्शक सुन रहे होंगे वो बिल्कुल इस बात से सहमत होंगे, जिस तरह से आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और लोग ऐसी ही भावनाओं के साथ जुड़ते हैं। मैं मुकेश वाजपेयी जी आपके पास भी आऊंगी और आपसे ये पूछूंगी कि केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? कुलदीप भंडारी जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, एक समाजसेवी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए? वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। कश्मीर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य में गो मांस पर बैन लगा दिया है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मुकेश वाजपेयी जी, मैंने आपसे पूछा था कि सरकार आपकी है केंद्र में, क्या जिम्मेदारी ऐसे में केंद्र सरकार की बनती है? बिल्कुल बनती है और देखिए हमारी सरकार का संकल्प है कि पूरे राष्ट्र में गौमांस का जो पूरा प्रतिबंध हो जाए। लेकिन हमारी सरकार के साथ दिक्कत ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे भी गुरुजी ने भी बताया कि जागरूकता इतनी फैले कि कोई विरोध ही ना हो पाए इस बात का, कोई इस तरह का कोई बचे ना जो इसका कोई विरोध करे। तो जागरूकता फैलाना हमारी प्राथमिकता है। उसके बाद देखिए कल आपने देखा होगा गुजरात में एक बैनर छपा था जिसमें हदीस का उदाहरण दिया था कि हदीस में लिखा हुआ है, और उसके बाद विभिन्न चैनलों पे जो उनके धर्मगुरु आए उसमें अधिकांशों ने ये माना कि हाँ ये बात सत्य है, हदीस में लिखी हुई है। और हम सैद्धांतिक रूप से इस बात को मानते हैं कि हाँ गाय का यहाँ पे बंद होना चाहिए। लेकिन देखिए पिछली सरकारों ने इतने साल से नहीं कर पाया, लेकिन हम इस पे कृत्य संकल्प है कि हम इसको जरूर लागू करेंगे। पूरे भारतवर्ष में
करीब 18 या 19 प्रदेश ऐसे हैं जहां पे प्रतिबंध लागू है, लेकिन बाकी के प्रदेशों में भी लागू हो, ये हमारा संकल्प है और ये पूरा होगा। जी, मुकेश जी के पास वक्त की कमी है, इसलिए मुकेश जी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। महाराज जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहता है युवा पीढ़ी पर, आपको लगता है कि ऐसे में जिम्मेदारी हमारी भी ये बनती है कि युवा पीढ़ी को इस तरह से समझाया जाए, क्योंकि संस्कृति से ये कहा जा रहा है थोड़ी दूर होती जा रही है, और ये जिम्मेदारी आप जैसे महान अनुभव लोगों की ही बनती है? देखिए, हमारे यहाँ रामायण के अंदर कथा है कि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जा रहे हैं, आगे गंगा है, तो राम जी दौड़ करके गंगा में नहाना चाहते हैं, लेकिन विश्वामित्र उन्हें रोकते हैं और कहते हैं पहले ये तो समझ जाओ कि गंगा क्या है। इस प्रकार से जितने इस देश के उपदेशक हैं, कथावक्ता हैं, जो सामाजिक उद्बोधन देते हैं, उन लोगों को सबका परम कर्तव्य बनता है कि पूरे समाज को जगाएं और बताएं कि गाय को हमारे यहाँ किसी भी प्रकार से उसमें पशु जैसा कोई गुण ही नहीं है, पशु जैसा कोई व्यवहार ही उसका नहीं है। क्योंकि गाय की जो विशेषता, जितने समय में एक माता अपने बच्चे को जन्म देती है, उतने ही समय में गाय भी अपने बछड़े को जन्म देती है। बाकी माँ के समय के साथ गाय का ही समय का मिलाप है। बाकी दुनिया में कोई माता मनुष्य की माता की बराबरी नहीं कर सकती है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जो माँ के दूध में तत्व है, वही तत्व गाय के दूध में है। तो ये सारी विशेषताएं जब नवयुवकों को बताया जाए, नौजवानों को बताया जाए, पूरे समाज में, जैसे पोलियो ड्रॉप का प्रचार सरकार करती है, तो हर कोई अपने बच्चे को जो है 5 साल तक की उम्र तक जो है पोलियो ड्रॉप पिलाता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ तो भागवत के अंदर लिखा है कि यशोदा मैया ने 5वें दिन से गौमूत्र पिलाना और नहलाना शुरू कर दिया था। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गो रजसार्भकम, गौमूत्र से यशोदा जी कृष्ण को नहलाती है, गौमूत्र पिलाती है। इसलिए श्री कृष्ण 120 वर्ष तक भी 12 साल के ही बने रहे। ऐसी कौन सी औषधि थी यशोदा के पास, ऐसी कौन सी नंद ने औषधि पिलाई कृष्ण को कि वो 120 साल में भी 12 साल के ही बने रहे? क्योंकि गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गो रजसार्भकम, क्योंकि यशोदा और नंद गौमूत्र से स्नान कराते हैं। और वही कारण है आज भांति भांति के साबुन है। आप गोबर से स्नान करिए, आपकी चमड़ी का कभी कोई रोग नहीं होगा। आप गौमूत्र से स्नान करिए, गौमूत्र दुनिया का सबसे बढ़िया शैम्पू है, ये तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया। तो इसका पूरा हम सबका कर्तव्य बनता है कि इसका प्रचार, और मीडिया का मुख्य इसमें जो है इसमें सहभाग निभाना चाहिए मीडिया को। और सबसे पहले जैसे इस चैनल ने जो है इस बात पर यहाँ पर आज बात रखा है, संवाद रखा है, डिबेट रखा है, इसी प्रकार से प्रत्येक चैनल को गाय पर डिबेट करना चाहिए, पूरे देश और दुनिया को मालूम चले। और एक बात और है, विदेश में जो गाय है वो गाय नहीं है, वो गाय के नाम पर धोखा है। क्योंकि जैसे जर्सी गाय है, हमारे यहाँ वेदों के अंदर गाय की परिभाषा दी गई है, जिसका गलकंबल हो, जिसका ककुद हो, जिसके शब्द में मां शब्द हो, वो गाय है। जो विदेशी जैसे जर्सी आदि गाय है, तो आज वैज्ञानिकों ने ये कह दिया है कि A1 और A2 दो प्रकार का दूध बता दिया गया है। जो A1 दूध है वो विदेशी जर्सी आदि गाय का है, जो A2 दूध है वो भारतीय नस्ल की गाय का दूध है। जो A1 दूध है उससे कैंसर जैसे भयानक रोग होने की संभावना है, जो A2 दूध है उससे भयानक जो रोग हैं उनको भी मिटाने की क्षमता उस दूध में है। तो ये सारी बातें पूरा अभी 8 मई को गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि अब इस देश में जर्सी आदि गाय का दूध बेचने पर उसके पैकेट पर लिखना पड़ेगा कि ये दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जो भारतीय नस्ल की गाय है उसके दूध में अनेकों रोगों को मिटाने की क्षमता है। तो जब इन बातों का आज का यूथ, आज का युवा, जब उसको इसकी जानकारी होगी, ज्ञान होगा, तो हर व्यक्ति इससे जुड़ेगा और हर व्यक्ति भारतीय नस्ल की गाय के दूध को पीने का हट करेगा। और जहां तक संस्कार की बात है, जब तक इस देश में संस्कार नहीं भरे जाएंगे तब तक भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए संस्कार युक्त करना पड़ेगा। और संस्कार हमारे यहां जो सनातन पद्धति में 16 संस्कार हैं, वो 16 के 16 संस्कार गाय से ही संपादित होते हैं। तो इस देश में हमारे उपनिषदों में लिखा गया कोई चोर नहीं होता था, कहीं घरों में ताले नहीं लगते थे। आखिर ऐसा संस्कार युक्त भारत कब था? जब इस संस्कार युक्त भारत में गौ को माता के रूप में देखा जाता था, 10 वर्ष तक के बालक को अनिवार्य रूप से गाय का दूध पिलाया जाता था, तब यह भारत संस्कार युक्त था और भ्रष्टाचार मुक्त था।
जी बिल्कुल। जी। इस चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं नरेश शर्मा जी, समाज सेवी हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका। नरेश जी, चर्चा हम इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध लगा दिया गया है गोमांस पर, इसका स्वागत बाकी राज्यों को भी करना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति ज्यादा हो रही है। सर्वप्रथम तो मैं जम्मू कश्मीर सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत गौरव का काम किया, और यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें उन्होंने पाबंदी लगा दी। ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी मिलने के सबसे बाद पहला कदम कलम की नोक से गो हत्या बंदी का होना चाहिए। जी। मैं एक बात कहूँगा कि जहाँ महाराज जी शास्त्र की बात रख रहे हैं, जहाँ शास्त्र गौ माता के महत्व को प्रतिपादित करता है, वहीं आधुनिक साइंस भी गौ माता के महत्व को प्रतिपादित करती है। हमारे शास्त्र में लिखा है गौमय वस्ते लक्ष्मी, कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ये सोचेगा कि गाय के गोबर में कैसे लक्ष्मी का वास हो सकता है, लेकिन एक गाय के गोबर से एक साल में 4500 लीटर बायोगैस बनता है। और इस प्रकार जो 7 करोड़ 80 लाख टन लकड़ी जलाई जाती है, और जिससे 14 करोड़ वृक्ष जो कटते हैं, अगर हम गाय के गोबर का प्रयोग करेंगे तो वो जो 7 करोड़ 80 लाख टन लकड़ी जलती है, और उन लकड़ी के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन की लेयर को खत्म कर रहे हैं, और मनुष्य के लिए जो प्राण वायु है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन खत्म होती है। तो अगर हम गाय के गोबर का गैस का प्रयोग करेंगे तो ये पेड़ कटने से बचेंगे, और मनुष्य जीवन के लिए जो सबसे कल्याणकारी है ऑक्सीजन का पैदा होगा। और इटली के साइंटिस्ट जी ब्रिगेड ने सिद्ध किया है कि गाय के गोबर के ऊपर टीबी और मलेरिया के बैक्टीरिया तुरंत मर जाते हैं। ये कोई साधारण बातें नहीं है। प्राचीन काल में हमारे घर की रसोई में, हमारे घर के मंदिर में, पूजा करने के स्थान पर कोई संगमरमर के पत्थर नहीं लगते थे, गाय के गोबर और गौमूत्र का लेप होता था। क्योंकि गाय के गोबर और गौमूत्र के लेप होने से ये कोई भी स्वाइन फ्लू, कोई भी डेंगू, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी जर्म, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी कीटाणु, कोई भी रोगाणु नहीं होते थे। ये असाधारण बातें हैं जी। ये सिर्फ भारतीय देसी गाय में है। जी। और इस पर सवाल भी नहीं उठाए जा सकते हैं। इस पे ओम वर्मा ये जी, सब जी। वैज्ञानिक आंकड़े हैं। जी। ये इटली के साइंटिस्ट जी ब्रिगेड की बात कर रहा जी। हूँ। रूस के साइंटिस्ट सिरोविच ने सिद्ध किया है कि गाय के गोबर के ऊपर एटॉमिक रेडिएशन का असर नहीं होता। जी। और अभी कानपुर आईआईटी ने गाय के गोबर से डिस्टेंबर पाउडर बनाया, उसको भाभा एटॉमिक पावर स्टेशन ने अप्रूव कर दिया। और अब जो आर्मी में जो बंकर बनेंगे वो गाय के गोबर के लेप से बनेंगे, यानी गाय का गोबर कई रुपए किलो बिकेगा। और अमेरिका में लगभग $2 120 रुपए किलो गाय का गोबर बिक रहा है। तो ये कितनी क्रांतिकारी बात है। जी। महाराज श्री ठीक कह रहे हैं कि हमें लोगों को समझाना है, जी, जागरूक गाय करना कोई होगा। साधारण पशु बिल्कुल। नहीं है, ये परम पशु है, ये दिव्य पशु भी कहना गलत है, ये तो दिव्य प्राणी है, ओम वर्मा मनुष्य जी। से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। जी, ओम वर्मा जी, आपके पास आऊंगी, उससे पहले हम ये भी बताते कि मनुष्य मित्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गो सेवक हैं। मनुष्य मित्र जी, इस तरह के फैसले कई राज्यों में लिए जा रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए मुंबई या गुजरात में गुजरात में तो हालांकि पोस्टर लगाए गए हैं, मुंबई में ये कहा गया है कि जैन का पर्युषण पर्व जब मनाया जाएगा उन दिनों में बैन कर दिया जाए। लेकिन जो जम्मू कश्मीर ने फैसला लिया है हाईकोर्ट की तरफ से, उसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? पहली बात तो बहुत सराहनीय ये निर्णय लिया है सरकार ने, और इस निर्णय को बहुत ही हिंदुत्व के अंदर एक बहुत ही सम्मान भाव से देखा जा रहा है। और पहली बात तो कि हिंदुस्तान के अंदर अगर गाय को नहीं बचाया जाएगा तो क्या गधे और घोड़े को बचाया जाएगा? हिंदुस्तान के अंदर 90 करोड़ हिंदुओं की आस्था है गाय माता, उसकी निष्ठा है गाय माता, जिसको वेदों ने, उपनिषद ने, ग्रंथ ने, हमारे शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने अगर माता माना है, उनको हमारे कृष्ण भगवान ने, भगवान राम ने, भगवान शंकर ने उसको माता माना है, तो अगर हिंदू उसको नहीं बचाएगा तो और किसको बचाएगा? और आज हमारे इतने बड़े मुल्क के साथ अगर राजनीति खेली जा रही है तो ये बहुत ही एकदम निंदनीय है, दुखनीय है। और ये बहुत ही सुंदर निर्णय लिया है जम्मू कश्मीर सरकार ने, और ये निर्णय तो हर एक राज्य के सरकार को लेना चाहिए, लेकिन इतना लेट लिया जा रहा है, इसके लिए दुख है। लेकिन अभी एक उम्मीद ये भी है कि हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे ये अपेक्षा है कि जो भारत के अंदर आज गौ माता के लिए जो हवा चली है
जो एक लहर चला है कि गाय माता को अब जो पुनः हमारे जो संस्कृति में गाय माता के लिए जो सम्मान था वो अब जागा है। तो हमें हमारे प्रधानमंत्री जी से ये पूरी उम्मीद है कि गाय माता को वही सम्मान दिलाएंगे जो सम्मान होनी चाहिए थी। और जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि अहमदाबाद के अंदर पोस्टर लगा हुआ था, तो हम एक बात पूछना चाहते हैं, तो क्या हिंदू अपनी आस्था को बचाने के लिए मांग नहीं कर सकता? और हिंदुस्तान के अंदर हमको अपनी आस्था को बचाने के लिए अगर मांग करनी पड़ रही है तो ये बहुत ही दुखद बात है, जहां पे इतने बड़े बड़े संगठन है जो अपने आप को हिंदुत्व का उत्तरदायी मानते हैं, हिंदुत्व का वो अध्यक्षता करते हैं कि हम लोग हिंदुत्व की रक्षा करने वाले लोग हैं। अगर ऐसे देश में भी अगर आज लाखों की तादाद में गौ माता को काटा जा रहा है, उनके साथ दुराचार, अत्याचार, पापाचार, उनके नाम पे हो रहा भ्रष्टाचार, अगर उसके बाद भी गौ हत्या बंद नहीं हो रही है और उसके बाद भी अगर कोई सरकार उसमें थोड़ी सी अगर कोई कुछ अगर उसमें अपनी भाव व्यक्त करती भी है तो उसके अंदर इतनी गंदी राजनीति, ये बहुत दुखद है। और ये जो गंदी राजनीति कर रहे हैं इनका निश्चित ही पतन होने वाला है। और हिंदुस्तान के अंदर रहने के बाद भी अगर हिंदुओं की आस्था के साथ ऐसे खेलने वाले जो भी हो, कोई संगठन हो या राजनीतिज्ञ हो, इनके साथ ये निश्चित होना है। और आज ये सुदर्शन न्यूज को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि गौ माता के विषय पे ये डिबेट कर रही है और गौ माता के विषय में ये समाज के सामने रखने का विषय दे रही है। और हम तो इतने योग्य नहीं है कि परम पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी के सामने बैठकर इस तरह की बातें कर सके, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर करपात्री जी महाराज जी के पास इकलौते एक ऐसे महाराज जी हुए जिन्होंने गौ माता के सम्मान के लिए लड़ी। और आज अभी जो गौ माता के लिए गुरु जी लड़ रहे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए पूरे भारत के हिंदू लोग जाग चुके हैं और गौ माता को राष्ट्र माता का पद मिलेगा। और अब जो भी गौ माता को राष्ट्र माता के पद में या गाय माता को अपनी माता स्वीकारने के लिए अगर उसका बहिष्कार करेगा तो उसका निश्चित ही पतन होने वाला है, निश्चित पतन होने वाला है। जी, कई राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताते हुए चलते हैं। उधर मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में एक हफ्ते के लिए गोमांस पर बिक्री पर बैन लगाने की बात की गई है, जिसे सत्तारूढ़ बीजेपी और शिवसेना के बीच दरार पैदा कर दी गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। शिवसेना ने इस फैसले को असंवैधानिक और गैर कानूनी बताया। इसके साथ ही शिवसेना ने कहा कि देश में कब और किस मुद्दे पर उबाल आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक तरफ मराठवाड़ा समेत राज्य के कई हिस्सों में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। जैन समाज ने बेमतलब शाकाहार और मांसाहार पर विवाद खड़ा कर दिया है। ये सामना में लिखा लेख है। अलग अलग पार्टियों से प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि किसी पर आप पे कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ इम्पोज नहीं कर सकते। हाँ, अगर श्रद्धा से कुछ लोग करना चाहते हैं तो अलग बात है, और हम लोग ऐसा अक्सर करते भी हैं कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन कोई चीज़ अगर आप इम्पोज करते हैं कानून बनाकर, वो गलत है। इससे लगता है कि मुख्यमंत्री ने शिवसेना से पहले ही बात करके इसको फैसला नहीं की, कम से कम उद्धव ठाकरे से बात नहीं की होगी। यह महत्वपूर्ण फैसला है और एक जैन मुनियों का एक आग्रह था, तो उसके अनुसार हम लोगों ने कदम उठाया। लेकिन मैं समझता हूँ जब इतनी सख्ती से उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है तो मुख्यमंत्री उनको बुला करके बातचीत करके देखना चाहिए कोई समाधान हो सकता है कि नहीं। देखिए, बैन तो पहले भी लगे हैं, पर सभी वर्गों को विश्वास में लेकर के उसके बाद में सरकार ने निर्णय किए और बैन लगे हैं। और मैं समझता हूँ इस बार भी सरकार को चाहिए था कि सभी जो विभिन्न पक्ष हैं उनसे बात करके अगर बैन लगाने की घोषणा होती तो ये विवाद खड़ा नहीं होता। पर मैं देख रहा हूँ जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से अनावश्यक रूप से विवाद कैसे खड़े करें उस सिद्धांत पे चल रही है। कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, या कोई न कोई इश्यू आप ऐसा बनाओ जो अच्छा काम भी हो तो वो एक विवाद में आ जाए, उसके बाद में उसे लागू करो, जिससे कि अनावश्यक तनाव पैदा होता है। और यही काम इस सरकार कर रही है। किसी भी धर्म को और किसी भी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, उसमें मैं समझता हूँ बाधा नहीं पहुँचना चाहिए। पर्युषण पर्व का मतलब ही सीधा सीधा यही है कि अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पे जैन समाज चलता है और किसी प्रकार की जो अहिंसा है उसको रोके। ऐसे मान्यता जैन धर्म की तरफ की और सबकी भी, और कई हमारे जो राष्ट्रीय पर्व भी हैं।
ओम वर्मा जी, आपको लगता है कि जितने राजनीतिक दल हैं अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन गहलोत साहब जो ये कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, राजस्थान में पहली बार ये प्रतिबंध लगाया जा रहा हो, प्रतिबंध पहले भी लगे हैं, लेकिन हाँ, एक आपसी सहमति भी हो जाती, इस बात को सभी वर्गों को ध्यान में रखकर भी लिया जा सकता था ये फैसला। सभी वर्गों को ध्यान में रख के लिया जा सकता था फैसला, ऐसी इसमें कोई राय नहीं है। पहले भी जब फैसले लिए जाते रहे हैं तो ऐसी स्थिति होती रही है, बातचीत किया जाता रहा है, ऐसा नहीं है कि सही पक्षों का नहीं इसमें रहा। जहाँ तक अब इसमें जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो राजनीतिक चीज़ें निकल के आ रही हैं। आप देखिए आज जम्मू कश्मीर में कई संगठनों ने, कई अलगाववादी संगठनों ने कहा है कि हम बंद का आह्वान करेंगे कोर्ट के फैसले को। वो कहते हैं कि भाई हम जो है भारत के इस कोर्ट के फैसले को, सरकार के फैसले को हम मानते ही नहीं हैं। भाई अगर आप सरकार के फैसले को, भारत के संविधान को नहीं मानते, भारत के भावनाओं को आप नहीं समझते, तो भारत में आपको रहने का अधिकार क्या है? क्यों नहीं आप किसी और देश में चले जाते हैं? इस तरीके की स्थिति आप देखिए कि वहाँ पे किस तरीके से माहौल को एक बार से फिर से खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों ने इस आदेश को, हाईकोर्ट के आदेश को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब वो कह रहे हैं कि ये भाजपा और आरएसएस का एक एजेंडा है जो कि उनके कश्मीर मूवमेंट को खराब कर। कश्मीर मूवमेंट, भाई आपका कश्मीर मूवमेंट कौन सा है? भाई ये तो भाई कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसमें मूवमेंट आपका कौन सा हो गया? आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसको जो है सो आप कश्मीर को आप गाली के रूप में उसको प्रतीत कर रहे हैं पूरे दुनिया के सामने। महाराज जी, ये कहा जाता है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इस बात का ख्याल अगर हम रखते हैं तो सामने वालों को भी रखना चाहिए, और ये सिर्फ धर्म के लिए नहीं, हर बात के लिए कहा जाता है। अगर कोई किसी का सम्मान करता है तो वो भी चाहता है कि वो उसका सम्मान करे। अगर 4 दिन के लिए जैन धर्म के बारे में सोचा जा रहा है, अगर ये पर्युषण पर्व वो मना रहे हैं, अगर 4 दिन के लिए बैन लगा दिया जाता है, तो कम से कम इन बातों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ व्रत रखा जाता है तो उस दिन भी तो लोग भोजन नहीं करते हैं। तो सरकार ने अगर जैन धर्म के अनुयायियों के भावना का ख्याल रखा है तो ठीक है, इसमें राजनीति कहाँ से बीच में आ गई है? इसलिए हर व्यक्ति का, जैसे हम व्रत के दिन भूख भी लगेगी तो भी तो भोजन नहीं करते हैं, और इतना अगर सरकार ने 4 दिन के लिए मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है तो ये तो अच्छी बात है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाकर के हम अपनी बेल्ट उतार देते हैं, यानी भाई हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, हम चमड़े की बेल्ट पहन करके नहीं जाएंगे। उसी प्रकार से भाई आज जैन धर्म का ये बहुत बड़ा पर्व मनाया जा रहा है, तो इसमें अगर 4 दिन तक प्रतिबंध लगाया तो सरकार ने कोई अनुचित नहीं किया, सरकार ने उचित किया। और इस विषय में किसी भी प्रकार से लोगों को व्यक्तिगत स्वार्थ में आकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए। नरेश जी, आस्था और विश्वास की जहां पर बात होती है तो ये कहा जाता है कि वहां पे संदेह नहीं आना चाहिए, और यहाँ पर ये संदेह पैदा करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है? देखिए, जहाँ तक विषय गाय का है, इस पर तो कहीं कोई विषय संदेह का है ही नहीं, क्योंकि गाय भारतीय संस्कृति में, कम से कम भारत जैसे देश में, हिंदुस्तान में तो गाय के विषय पर कोई संदेह नहीं है। स्पष्ट है कि गोहत्या पर पाबंदी लगनी चाहिए 100%। इसमें तो हम किसी पर भी कोई समझौता या कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। बाकी जो दूसरी बातें हैं और विषय जो हैं, अब वो अलग अलग हो सकते हैं कि हमारा धर्म ऐसा है कि हमारे हिंदू धर्म में ही आर्य समाज बंधु भी हैं और सनातन धर्म भी हैं। वो कुछ बंधु मूर्ति पूजते हैं, कुछ नहीं पूजते, कुछ वैष्णव हैं, कुछ शैव हैं, कुछ जैन धर्म हैं, कुछ बौद्ध हैं, ये अलग अलग, लेकिन हम सबका सम्मान करते हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी शिवसेना को भी थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए कि वास्तव में तो हिंदू जो धर्म है, भारतीय संस्कृति है, वो अहिंसावादी है, वो शाकाहार की संस्कृति है। हम लोग शाकाहार को बढ़ावा देते हैं, हम लोग पूरा हिंदू धर्म शाकाहार को मानने वाला धर्म है, और शाकाहार से भी हम लोगों ने पूरा जो विश्व जीता है। हम लोग बहुत बलशाली हैं, भारत की जो सेना है वो बहुत बलशाली है। राजस्थान के जो मूल निवासी हैं, ये सिद्ध हुआ है, अनेक खोजों में ये सिद्ध हुआ है कि भारत का जो फौजी है, जो शाकाहारी फौजी है, जो प्योर वेजिटेरियन फौजी है, वो विश्व में सबसे ज़्यादा मजबूत है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अनेक परीक्षणों में ही सिद्ध हुआ कि कई दिन तक बिना खाए, चने खा कर, पानी पी कर हमारा जो राजस्थान का, जैसलमेर का कहीं का भी जो योद्धा है वो फौज में लड़ाई लड़ता है, और चीन और पाकिस्तान की फौजियों को उन्होंने युद्ध में हराया है। मनुष्य मित्र जी, आपसे मेरा सवाल, आपको लगता है कि ऐसे में, अब आपने कहा कि वक्त बहुत ज़्यादा लगा दिया है, ठीक है, जब आँख खुली तभी सवेरा मान लेते हैं, अब आपको लगता है लेकिन ऐसे अभियान चलाए जाने चाहिए, ऐसे कानून बना देने चाहिए? बाकी राज्यों में भी तो प्रतिबंध है, बाकी जो बचे हुए राज्य हैं उसमें इस तरह का एक संदेश देने की ज़रूरत है?
पहली बात तो हमारे संविधान के साथ ये इतनी बड़ी खेल है, हमारे संविधान का ये इतना बड़ा अपमान है, और ये अपमान कुछ भटके हुए राजनीतिज्ञों का है, कुछ भटके हुए ऐसे लोगों का है। आप एक बात का जवाब दीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर 29 राज्य है, जिसमें से कुछ राज्यों ने गौ माता को माता भी स्वीकार लिया है। कई राज्यपाल, जो माननीय राज्यपाल लोग हैं, वो लोगों ने अपने राजभवन के अंदर गाय माता को वो सम्मान दिया है जो हमारे ऋषि मुनि देते थे। जैसे कि राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर गौ हत्या बैंड हो गई, महाराष्ट्र के अंदर बैंड हो गई। तो मुझे ये बताइए कि एक संविधान हर जगह लागू होनी चाहिए। जैसे कि हिंदू की एक आस्था है गाय माता के अंदर, और एक मानवता के हिसाब से भी जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि एक ऐसी माता जो जीवन पर्यंत सिर्फ देती ही देती है। क्या मुसलमान दूध नहीं पीता? क्या क्रिश्चियन दूध नहीं पीता? क्या और कोई संप्रदाय का दूध नहीं पीता? उनसे बना हुआ क्या जो भी मिष्ठान है वो नहीं खाता? जो जीवन पर्यंत मात्र देती है, उसका ये हिंसा नहीं होना चाहिए। और पूरी जिसकी आस्था है, जिसके अंदर जिसकी निष्ठा है, उनका भी सम्मान करना चाहिए। और हिंदू सनातन धर्म के अंदर, हिंदू इतना विशाल संप्रदाय है, इतना विशाल ये सनातन धर्म है कि उसने जीवन में कभी भी, ये इतिहास गवाह है कि किसी का अपमान नहीं किया, किसी के साथ हिंसा नहीं किया। तो ये नजर रखते हुए भी अन्य संप्रदायों को हमारे साथ इस तरह का अत्याचार नहीं करना चाहिए। और गौ माता के लिए आज जो सरकार ने ये बहुत ही सराहनीय जो निर्णय लिया है, ये हम उम्मीद करते हैं आने वाले भविष्य के अंदर कि ये हर एक राज्य को इससे सीख लेना चाहिए कि हर एक राज्य के अंदर गौ हत्या बैंड हो और गौ माता को वही सम्मान राज्य सरकार संविधान के अंदर प्राप्त करवाए जो हमारे सनातन धर्म के अंदर, जो हमारे ग्रंथों के अंदर गौ माता को सम्मान था। हर घरों के अंदर गाय माता हमारे इष्ट की तरह पूजी जाती थी। पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जो यहाँ पे बैठे हैं, वो सामान्य आज के समय में हम कृष्ण भगवान के रूप मान सकते हैं कि जिन्होंने गौ कथा के माध्यम से आज समाज के अंदर इतनी बड़ी जागृति दी है कि गाय माता का महत्व समझाया, आर्थिक महत्व, सामाजिक महत्व, धार्मिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व, कि गाय माता का हमारे जीवन में अर्थ क्या है, महत्व क्या है। लेकिन उम्मीद है कि आज हमारे देश के वर्तमान सरकार में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो इतने धार्मिक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से है, इतने अच्छे परिवेश से है कि हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि गाय माता को वो सम्मान दिलाएंगे जो सम्मान हमारे देश में था। जी मनुष्य जी, वक्त की थोड़ी कमी है। आखिरी प्रतिक्रिया महाराज जी आपकी लेना चाहूंगी। हमारे सुदर्शन के दर्शकों को आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर ये एक माहौल बने, हर व्यक्ति को जानकारी हो, यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी गौद्रोही नहीं है। लेकिन जानकारी के अभाव में, महिमा के अभाव में पता नहीं है कि गौ कितना हमारे लिए उपयोगी है। पूरा सरकार भी, समाज भी, सारे संगठन काम करें, गाय की महिमा घर घर तक पहुँचे, हर व्यक्ति को बताया जाए गाय क्या है। बस इसमें हम सब लोग लग जाएं और गौ माता को राष्ट्रमाता का पद मिले। बस यही, इसके लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और अभी पूरा जो है भारत के लिए, भारतवर्ष में ये काम होगा और गौ माता राष्ट्रमाता। इस चर्चा में आप सभी शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।